नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मेरा तो ये कहना है कि हरी का ठिकाना हरियाणा, गीता की जयंती पर आप जरूर आना। हरियाणा की मनोहर सरकार का मकसद सिर्फ भौतिक विकास ही नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना भी है, जिससे हरियाणवी संस्कृति को भी बढ़ावा मिले और साथ ही मनुष्य भी संस्कारवान बन सके। इसके लिए मनोहर सरकार ने एक पहल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में शुरू की है और यह महोत्सव हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। मेरा तो ये कहना है कि हरी का ठिकाना हरियाणा, गीता की जयंती पर आप जरूर आना। हरियाणा की मनोहर सरकार गीता महोत्सव की तैयारियों में जुटी है। इस बार 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में सरस और शिल्प मेले के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस बार कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर को ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का भी शुभारंभ करेंगी। इस संगोष्ठी में देश विदेश के गीता मर्मज्ञ, विद्वान एवं शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। हरियाणा में क्योंकि गीता जी का संबंध, भगवान कृष्ण जी का संबंध, उनका कर्म क्षेत्र हरियाणा के साथ रहा है, तो हरियाणा और विशेष तौर पर कुरुक्षेत्र इसके लिए विश्वव्यापी एक जिसको कहना चाहिए कि एक स्थान बना है दर्शन का, और महत्व भी उसी प्रकार से बना है। तो ये कार्यक्रम से पूर्व जो प्रेस वार्ता हर वर्ष हम कार्यक्रम के लगभग 10 दिन पहले करते हैं। कभी दिल्ली की है तो कभी कुरुक्षेत्र में की है। इस बार ये तय हुआ चंडीगढ़ में आप लोगों के साथ वार्ता करेंगे। तो इसके अंदर हमको पता है कि कुरुक्षेत्र स्थान जो है वो अपनी पवित्र नदियों में से माँ सरस्वती नदी उसी के किनारे पर है। वेदों का और पुराणों का जो प्रतिष्ठा हुई है वो सरस्वती नदी के किनारे ही हुई है। और ये सारा कुल मिलाकर हमारी सांस्कृतिक जो विचारधारा है, सांस्कृतिक जो हमारी जो एक पुरोधा है, उसके कारण से हम इसका हमेशा गुणगान भी करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का जो ये कार्यक्रम है, ये 5159 वर्ष पूर्व जो घटना हुई महाभारत की, उसको लेकर के ही हम इसको याद करते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वयं युद्ध के मैदान में और एक जीवन के सार के रूप में ये संदेश दिया था। न केवल ये उस समय के लिए था, बल्कि इसको मैं मानता हूँ कि ये सार्वभौमिक, सार्वकालिक, ये हमेशा हमेशा के लिए है और दुनिया के किसी भी हिस्से में इसी प्रकार का महत्व रखता है जैसा यहाँ उस समय महत्व रखता था। तो इसलिए इसका आवश्यकता महसूस हुई कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संदेश को देने का काम करें। मुझे खुशी है कि स्वामी जी के नेतृत्व में इसको हम कई देशों में कर चुके हैं। आगे भी जहाँ जहाँ से हमारे पास डिमांड आएगी उसको हम करेंगे। जैसा बताया कि मॉरिशस में, लंदन में और इस वर्ष कनाडा में हमने किया। ऑस्ट्रेलिया का भी निमंत्रण आया हुआ है। अगले इस वर्ष में 2023 के अंदर वो कार्यक्रम भी होगा। और संयोग से भारतवर्ष का ये जो 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं, हम इन सब कार्यक्रमों को उसका हिस्सा मानकर कि एक राष्ट्रीय विचार को लेकर के इसको हम आगे बढ़ाएं। स्वयं 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आए थे, उन्होंने भी इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किए थे कि जिसके कारण से गीता का महत्व हमको ध्यान में आता है। इस बार का ये जो उत्सव है 19 दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा और 19 नवंबर से ये शुरू हो जाएगा और 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगा। उसके अंदर पहले जो हमारा शिल्प और सरस मेला, ये 19
नवंबर को शुरू होगा ब्रह्म सरोवर के तट पर, और प्रतिदिन आरती आदि के कार्यक्रम भी लगातार चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है वो 29 नवंबर से और 4 दिसंबर तक, ये जो 5-6 दिन का कार्यक्रम होता है, ये मुख्य रूप से वो काम होता है, कार्यक्रम होता है। उसके अंदर देश विदेश से बहुत लोग भाग लेते हैं, और विशेष तैयारियों में, तैयारी के नाते से हमारा जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है और हरियाणा सरकार का हमारा जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, मिलकर के इसको काम को करते हैं, ताकि स्थानीय तौर पर बहुत सी संस्थाएं वो भी उसमें सहभागिता करती हैं, और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाती है। 29 नवंबर के विधिवत जो शुभारंभ है, उस अवसर पर अपने देश की राष्ट्रपति महोदया वो स्वयं आएंगी, उनके हाथों से इसका उद्घाटन होगा। और हरियाणा का, क्योंकि उनका पहला कार्यक्रम होगा, चंडीगढ़ में वो आ चुकी हैं, लेकिन चंडीगढ़ का वो जो दौरा है वो हरियाणा का दौरा नहीं मानते हम। हरियाणा का प्रवास, हरियाणा का दौरा तो वो स्वयं गीता जयंती के कार्यक्रम शुरू कर रही हैं। ये भी एक बहुत प्रसन्नता की बात हमारे लिए है। 29 की रात्रि को चंडीगढ़ आ जाएंगी, और चंडीगढ़ में उनका 1-2 कार्यक्रम और रखे जाएंगे, हरियाणा की ओर से ही रखे जाएंगे। वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर एक संगोष्ठी, जैसे हर बार संगोष्ठी होती है, वो भी होगी। संत सम्मेलन होंगे कार्यक्रमों में, जैसे 18,000 विद्यार्थियों के द्वारा सामूहिक गीता का जो पठन है वो भी उसके अंदर किया जाएगा। 1 नवंबर से ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ये शुरू हो चुकी है, और इसका भी जो 50,000 से अधिक जो विद्यार्थियों का इसमें पंजीकरण हो चुका है। 25 से अधिक देशों के लोग वो सोशल मीडिया से इसके साथ जुड़े हुए हैं। यानी एक प्रकार का जो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, इसमें हर प्रकार का जो साधन है उसका उपयोग हम कर रहे हैं, चाहे विदेशों में कार्यक्रम करना हो, चाहे यहाँ के कार्यक्रम को ऑनलाइन जोड़ करके और उनके साथ सीधा सीधा बातचीत करनी हो। इस कार्यक्रम में जो इस समय तक की जानकारी है, उसमें विभिन्न देशों के, खास करके अजरबैजान, इथियोपिया, वियतनाम आदि देशों के राजदूत ये सब आने वाले हैं। 48 कोस की जो कुरुक्षेत्र भूमि है, जो युद्ध का एक माना जाता है क्षेत्र, उस युद्ध क्षेत्र के अंदर जो वैसे तो 138 तीर्थ स्थान हैं, लेकिन अभी उसमें 75 तीर्थ स्थान ऐसे हैं जिन पर प्रत्यक्ष ये कार्यक्रम होंगे। इसमें धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं, तो इस नाते से ये हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा संत सम्मेलन मैंने कहा कि 3 दिसंबर को संत सम्मेलन होगा। हाँ, प्रांत भर में जो जिला स्थानों के ऊपर भी जो कार्यक्रम होंगे, 2 से 4 तक, 2-3-4 तारीख को पूरे सब जिलों में गीता जयंती के 3 दिवसीय ये कार्यक्रमों का आयोजन भी उसमें किया जाएगा। वहाँ गीता पुस्तक मेले का भी आयोजन ये किया जाएगा। जितनी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें भी कथा है, प्रवचन है, प्रदर्शनियां हैं, लंगर हैं, ये सब यानी भंडारे। नेपाल पार्टनर कंट्री, हाँ, और हाँ, हमारा जो एक स्टेट को हम पार्टनर स्टेट बनाते हैं, तो इस बार मध्य प्रदेश को पार्टनर स्टेट बनाया है और नेपाल को पार्टनर कंट्री बनाया है। तो ऐसे इनकी भागीदारी भी हर वर्ष इसको बदल करके हम लोग करते हैं। जो मुख्य संस्थाएं हैं जो अभी तक हमको जानकारी मिली है, उनके कुछ के नाम मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। उनकी जो जानकारी सबको हो जाए, तो अपने लोग उनको संपर्क करने में लगे हैं, तो लगातार उनके साथ हम ये कार्यक्रम करेंगे। जैसे विश्व हिंदू परिषद वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसमें इन दिनों में शौर्य दिवस के रूप में, क्योंकि 6 दिसंबर का शौर्य दिवस का एक कार्यक्रम उनका चलता है, यहाँ गीता जयंती के कार्यक्रम के नाते हरियाणा के अंदर कार्यक्रम कराएंगे। कुरुक्षेत्र में भी उनकी भूमिका रहेगी, तो इस बार ऑर्गेनाइज करके उस कार्यक्रम को कराने वाले हैं। जियो गीता का तो स्थान अपने यहाँ है ही है, क्योंकि जियो गीता जो संस्थान है स्वयं स्वामी जी की देखरेख में चलता है, तो एक प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जियो गीता की रहती है। ऐसे ही भारतीय योग संस्थान, जयराम विद्यापीठ, मातृभूमि सेवा संगठन, गोडिया मठ, भारत सेवक संघ, खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो, छठी पातशाही गुरुद्वारा, उन्होंने भी कहा कि हम अपने यहाँ भंडारा चलाएंगे और भी जो कार्यक्रम करेंगे। शिरडी साईं बाबा, उनके मंदिर की ओर से भी, गीता कुंज की ओर से, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, ज्ञान मंदिर, ब्राह्मण तीर्थोद्धार, ब्रह्म कुमारी संस्थान,
स्थानेश्वर मंदिर, महादेव सेवा समिति बाहरी, ब्रह्मपुरी अन्न क्षेत्र आश्रम ट्रस्ट, श्री गीता धाम, कश्यप राजपूत सभा, सर्वदा खालसा चैरिटेबल ट्रस्ट, मानवतावादी विश्व संगठन, इस्कॉन, ग्रीन अर्थ, तो ऐसे बहुत बड़े संगठन है, छोटे बड़े सब मिला करके ऐसे संस्थानों के 101 कार्यक्रम उन्होंने जो बताए हैं वो सब अपने ओर से ही करेंगे, सब अपनी ओर से खर्च भी करेंगे, व्यवस्था भी देखेंगे। उनके श्रद्धालु प्रदेश भर से या बाहर से भी वो सब आने वाले हैं। तो एक प्रकार से इस बार ऐसा लगता है कि पहले की अपेक्षा जन भागीदारी और बढ़ेगी। इस अपेक्षा से ही ये सारे कार्यक्रम जो किए जाए हैं, सभी शहर के अंदर या अपने जो मंदिर हैं, स्थान है, उनकी सजावट और वहाँ पर कथा कीर्तन प्रवचन प्रदर्शनियाँ भी बहुत जगह पर ऐसी लगाई जाएंगी। तो ये सारे कार्यक्रम होने वाले हैं और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सफलतम कार्यक्रम इस बार होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में नेपाल पार्टनर देश और मध्य प्रदेश पार्टनर राज्य की भूमिका में रहेंगे। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा के लोक नृत्य, शिल्प, लघु उद्योग, खान पान इत्यादि से संबंधित हरियाणा पवेलियन भी लगेगा, जिससे महोत्सव में आने वाले पर्यटक एवं तीर्थ यात्री हरियाणा की संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। गीता महोत्सव का पूरा कार्यक्रम समझिए। कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक गीता महोत्सव। कुरुक्षेत्र में सरस और शिल्प मेले का भी आयोजन। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी होगा आगमन। 29 नवंबर को मुख्य कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ करेंगी राष्ट्रपति। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का भी करेंगी शुभारंभ। संगोष्ठी में देश विदेश के गीता मर्मज्ञ, विद्वान एवं शोधार्थी अपने शोध पत्र करेंगे प्रस्तुत। इस बार नेपाल पार्टनर देश और मध्य प्रदेश पार्टनर राज्य की भूमिका में रहेंगे। पुरुषोत्तमपुरा बाग ब्रह्म सरोवर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाया जा रहा पवेलियन में मध्य प्रदेश की संस्कृति, शिल्प, खान पान के लगेंगे स्टॉल। गीता महोत्सव में हरियाणा का पवेलियन भी लगेगा। हरियाणा का पवेलियन लोक नृत्य, शिल्प, लघु उद्योग, खान पान से संबंधित होगा। महोत्सव में आने वाले पर्यटक एवं तीर्थ यात्री हरियाणा की संस्कृति से हो सकेंगे रूबरू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि गीता जयंती महोत्सव लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। प्रदेशवासी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग गीता जयंती महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा सामाजिक भागीदारी निभा रहे हैं। आपस की छोटी बड़ी सभी संस्थाएं अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। इसमें जन भागीदारी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को हरियाणवी में ही निमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता जयंती पर कुरुक्षेत्र जरूर आना। ऐसी अगर कहीं से भी डिमांड आएगी तो उस प्रकार का करेंगे। अभी तो कुल मिला के इसको प्रचारित किया जाए, दूसरे प्रदेशों से मानो लोग आए, उसके लिए एक पार्टनर स्टेट हम बनाते हैं, पार्टनर कंट्री भी होता है। दुनिया के जैसे 20-25 देशों के लोग बताए वो आना शुरू कर दिए हैं, विदेशों में कार्यक्रम होने शुरू हो गए हैं। तो ये धीरे धीरे गति जब पकड़ेगी, जबरदस्ती नहीं होता है, ये तो जैसे एक साधन दिए जाते हैं। अभी तो हरियाणा में हम सभी जिला केंद्रों से बसें चलाते हैं, 100 बसें चलती हैं, सुबह उधर से आती हैं, शाम को इधर से जाती हैं, ताकि दिन में आए 2-4-5 घंटे रह करके चले गए, या जिसने रात को रुकना वो अगले दिन जाएगा। धर्मशालाएं हैं, इतनी धर्मशालाएं कुरुक्षेत्र में हमने बनवाई हैं। हमने क्या बनाई, हमने तो जमीन थोड़ी बहुत उनको उपलब्ध कराई है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड से बनाई उन्होंने। सब सारी व्यवस्था अपने आप करते हैं। हरिद्वार के लिए भी ट्रेन चली थी, हाँ, वाया अंबाला हरिद्वार कुरुक्षेत्र, वो भी चली हो। तो ऐसे ही कार्यक्रम सब धीरे धीरे होंगे। सब कोई एक दिन में ही सारी चीजें नहीं होंगी। ये तो जनता की आस्था, ये ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि कोई किसी को आर्थिक लाभ होने वाला है या किसी को कुछ और मिलने वाला, चलो दौड़ो वहां लुट जाएगा लेके आए। एक मन में जब तक उसका विचार नहीं आता, जब तक व्यक्ति के मन में ही आता मुझे भी गीता जयंती के अंदर जाना चाहिए, तो उसका प्रचार धीरे धीरे हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बना है और आगे बनेगा। राष्ट्रपति और इस लेवल के नेता जब आते हैं, राष्ट्रपति महोदय तो मेरे ख्याल पहले कभी राष्ट्रपति आए हैं, दूसरी बार आ रहे हैं पहले, हाँ, लेकिन वो नहीं आ पाए थे। हाँ, तो पहले एक राष्ट्रपति आए अपने रामनाथ कोविंद जी आए थे, अब दूसरी बार ये आ रही हैं। कोशिश करेंगे बीच में कभी एक आध बार प्रधानमंत्री जी निमंत्रण देंगे, वो भी आ जाएंगे। तो ऐसा कोई कार्यक्रम का उल्लेख धीरे धीरे बनता है। तो इसलिए मित्रों,
और मेरा तो यही कहना है कि हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता के जयंती पर आप भी जरूर आना। हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए भी कोई और कसर नहीं छोड़ रही है। इस बार धान खरीद सत्र में करीब 98% किसानों का भुगतान 48 घंटे के भीतर ही कर दिया गया और डायरेक्ट बैंक में ये पैसा भेजा गया। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस बारे में ज्यादा जानकारी दी है। हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और हरियाणा की मनोहर सरकार अपने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस बार धान खरीदी सीजन की अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड भुगतान किया गया। धान खरीदी और उठान में भी अच्छा काम किया गया और किसानों का भुगतान करीब 98% तक सीधे बैंक में किया गया। इस बारे में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी है। 0.59 लाख मीट्रिक टन हरियाणा के अंदर प्रोक्योर करी गई है और आज आखिरी दिन है जहां पूरे प्रदेश के 22 के 22 जिलों में हमने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को जितना भी हमारा पैडी हमारी मंडियों में आया हुआ है उसको प्रोक्योर करने के आदेश दिए गए हैं और आज रात के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है बिना एक्सटेंशन के और प्रोक्योरमेंट नहीं हो और पहली बार ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि 58.59 लाख मीट्रिक टन के बदले में 57.85 लाख मीट्रिक टन लिफ्ट हो चुकी है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 98.7% लिफ्टिंग हम हरियाणा प्रदेश की मंडियों से हमारा ग्रेन उठाकर मिल्स तक पहुंचा चुके हैं। उसके साथ जहां पेमेंट की बात है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली 98% फार्मर्स को उनकी पेमेंट डीबीटी के माध्यम से 48 घंटे में हरियाणा सरकार ने कर दी, जिसकी कुल राशि 11,819 करोड़ है और 236 करोड़ रुपया जो कल और परसों में हमारे पास पैडी आया है उसका पेंडिंग है, जो कि आज संडे तक पुश हो जाएगा और जो बैलेंस आज प्रोक्योर होगी अगले 48 घंटे के अंदर उसको भी हम फार्मर के खाते में पुश करने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश में 1456 मिल्स इस बार रजिस्टर हुई है जो कि मिलिंग करेंगी। हमने सेग्रीगेट किया है, किसी को एडिशनल और एक्स्ट्रा इसके अंदर पैडी ना मिले, सबको बराबर मिले। सब एमएसएमई के सर्टिफिकेशन के साथ है। सबको आदेश दिए गए हैं कि उनके एम्प्लॉयज जो हमारा HUM पोर्टल है उस पर रजिस्टर हो और एक एक मिल की फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराई गई है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा और उसके साथ साथ उसकी पिक्चर भी हमने उनके साथ करवाई है कि हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन रहे कि कोई भी गोस्ट बिलिंग के अंदर इन्वॉल्व ना हो। हरियाणा में जीएसटी कलेक्शन को लेकर भी डिप्टी सीएम ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने अच्छा काम किया जिसका परिणाम भी सामने आया और साथ ही उन्होंने ये बताया कि हरियाणा अब खपत और उत्पादन के मामले में बड़े राज्यों में हरियाणा नंबर 1 है। एक चीज और है कि हरियाणा प्रदेश में जहां कॉम्पनसेशन जीएसटी की पूरे देश में बंद हो चुकी, हमारे ऑफिसर्स ने पिछले सालों में बड़ा अच्छा काम किया है। हमने मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 में लास्ट ईयर शिफ्ट किया था और उसका रिजल्ट आने लगा है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आज की तिथि तक पिछले साल अगर हम कॉम्पनसेशन शेयर हटा दें जीएसटी के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी तो हरियाणा प्रदेश में 14,302 करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्ट हुआ था और इस साल 18,290 करोड़ रुपया कलेक्ट हुआ है, जो कि लगभग कॉम्पनसेशन के बाद 22.71% की हमारी ग्रोथ दिखाती है। और उस ग्रोथ के साथ साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि
देश के अंदर अगर हम स्टेट्स कंपेयर करें, कंजम्पशन और प्रोडक्शन बेस्ड स्टेट, उसमें हरियाणा नंबर 1 पर है और हमारे से 3 ही प्रदेश आगे हैं, जिसके अंदर सिक्किम जो कि छोटा प्रांत है, गोवा छोटा प्रांत है और तीसरा दिल्ली जो कि सिर्फ कंजम्पशन बेस्ड है, प्रोडक्शन बड़ी लिमिटेड है। तो ओवरऑल हम देखें तो देश भर में टैक्स कलेक्शन में जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड था उसके अंदर हरियाणा ने बड़ा अच्छा 22.71% की ग्रोथ दिखाने का काम किया है। इस तरह हरियाणा की मनोहर सरकार हर क्षेत्र में आगे है। जहां किसानों को समय पर भुगतान किया जा रहा है, तो वहीं हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम भी किया जा रहा है। मनोहर सरकार में हरियाणा हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। वहीं अब बात करेंगे खेल के क्षेत्र की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की बेटियों ने एक बार फिर से प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वीटी बुरा और परवीन हुड्डा ने गोल्डन पंच लगाया और देश की झोली में गोल्ड मेडल डाला है। सीएम मनोहर लाल ने दोनों विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा की पहचान यहाँ के खिलाड़ी और खेल। देश के साथ साथ दुनिया में आज हरियाणा के खिलाड़ियों का ही बोलबाला है। यहाँ के खिलाड़ी हर खेल में, हर क्षेत्र में हमेशा ही टॉप रहे हैं। इसमें तारीफ हरियाणा सरकार की खेल नीति की भी करनी होगी, जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अलग पहचान रखती है। एक बार फिर हरियाणा के खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है कि हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ऊपर हैं। हरियाणा की इंटरनेशनल बॉक्सर और भीम अवार्डी स्वीटी बुरा ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्डन पंच लगाया। स्वीटी बुरा ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के बॉक्सर को हराया। 5-0 से कजाकिस्तान के बॉक्सर को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। स्वीटी ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में ये मेडल जीता है। इससे पहले स्वीटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, स्वीटी बुरा शादी के 4 महीने के बाद पहली बार मैदान पर उतरी और स्वर्ण पदक जीता। आइए आपको गोल्डन गर्ल स्वीटी बुरा के बारे में बताते हैं। स्वीटी बुरा हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं। 10 जनवरी 1993 को स्वीटी बुरा का जन्म हुआ। हिसार में एक किसान परिवार में स्वीटी बुरा का जन्म हुआ। स्वीटी बुरा के पिता भी नेशनल लेवल पर बास्केटबॉल खेलते थे। स्वीटी बॉक्सिंग में जाने से पहले राज्य स्तर की कबड्डी खिलाड़ी थी, लेकिन पिता के कहने से स्वीटी बुरा ने अपना करियर बनाने के लिए बॉक्सिंग को चुना। स्वीटी बुरा की शादी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी दीपक हुड्डा से हुई है। वहीं उनकी जीत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उनको बधाई दी और ट्वीट कर लिखा, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महारी छोरी का गोल्डन पंच। प्रसिद्ध भारतीय महिला मुक्केबाज हरियाणा की बेटी स्वीटी बुरा को एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर ढेर सारी बधाई। आप सदैव देश प्रदेश का नाम रोशन करती रहें, ऐसी कामना करता हूं। वहीं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की एक और बेटी ने गोल्डन पंच लगाया। हरियाणा की बॉक्सर परवीन हुड्डा ने गोल्ड मेडल जीता है। परवीन ने फाइनल में जापान की बॉक्सर को हराया और 5-0 के अंतर से हराते हुए परवीन ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। आपको बता दें, इससे पहले परवीन ने इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस बार उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतते हुए एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। 63 किलो भार वर्ग में परवीन के प्रदर्शन ने भारत को खुश होने का मौका दिया है। आइए आपको बताते हैं गोल्डन गर्ल परवीन हुड्डा के बारे में। मूल रूप से रोहतक के रुड़की गांव की परवीन रहने वाली हैं। परवीन के पिता लखपत सिंह किसान हैं और परवीन की मां नीलम गृहिणी हैं। परवीन जालंधर में बीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही हैं।
परवीन अब तक अनेक बार मेडल जीतकर देश प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं। परवीन रोहतक के आजादगढ़ स्थित अकादमी में प्रैक्टिस कर रही हैं। मुझे एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैंने 3 फाइट्स खेली थी। तीनों को जो कोचिंग ने प्लान बताया था उसी हिसाब से मैंने खेला। जो मेरी अपनी गेम है उसके हिसाब से कोचिंग ने मुझे बोला था कि खुल के खेलना, और तीनों मेरी 5-0 से गई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी नेशनल्स आ रहे हैं हमारे, तो नेशनल की तैयारी चल रही है, और नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसकी तैयारी चल रही है। हरियाणा के खिलाड़ी हर स्तर पर हमेशा ही छाए रहे हैं। इसमें हरियाणा सरकार की खेल नीति की लगातार तारीफ की जा रही है, जिसके जरिए खिलाड़ियों को उचित सम्मान और नौकरी दी जाती है। और यही कारण है कि हर स्पर्धा में हरियाणा के खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं। हरियाणा का नाम, हरियाणा की पहचान बिना खेल और खिलाड़ी के करना कल्पना से परे लगता है। हरियाणा में एक बात कही जाती है कि म्हारी छोरी के छोरों से कम है, और इस बात को हर स्तर पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने, हरियाणा की बेटियों ने सिद्ध किया है। जितने हमारे छोरे मेडल लेकर आते हैं, उतने ही हमारी छोरियां मेडल लेकर आती हैं। चलिए, हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।